बेहतर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो वेटरनरी मेडिसिन सब्जेक्ट है उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। इसमें हम कुछ और जो बैक्टीरियल डिजीजेज इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है कल आप लोग मुझे इन 8 लेक्चर्स का टेस्ट दे देंगे, और टेस्ट दे देंगे, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर देंगे। तो आप लोग जो है मैक्सिमम कल का दिन आपके पास है, ये लेक्चर्स को भी स्टडी कर लें। ओवरऑल और भी कोई डिजीजेस वगैरह आपने देखनी है, मर्क मैनुअल से या चक्रा भारती से या डीसी ब्लड से, जिससे भी जो आपको बेहतर या आपके पास अवेलेबल बुक है उससे जो है मजीद भी इसको देख लें मेडिसिन सब्जेक्ट को, ताकि फिर हम अगले सब्जेक्ट को स्टडी कर सकें। तो जो कुछ हमने बैक्टीरियल डिजीज देखनी थी, जिनमें एचएस हो गया, मास्टाइटिस हो गया, एक्टिनोबैसिलोसिस हो गया, एक्टिनोमाइकोसिस हो गया। तो अब हम जो है एक्वाइन की कुछ डिजीजेस को देखते हैं, पहले ग्लैंडर और स्ट्रेंगल को। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंगल और ग्लैंडर्स। तो ग्लैंडर्स को जो है वो फारसी बोला जाता है, एक्विनिया बोला जाता है, मेलियस बोला जाता है। इसके डिफरेंट जो है वो नाम है। जब ये लीजन्स बना लेता है जिस्म के ऊपर, लीजन्स बना ले, नोड्यूल्स बना ले, तो इसको बेसिकली फारसी तब बोला जाता है। फारसी वर्ड निकला है फारसायर, फ्रेंच का वर्ड है फारसायर। उसका मतलब होता है सॉसेज, कीमा, बॉडी के ऊपर निशान बन जाना। तो इसलिए इसको फिर फारसी कह देते हैं। एक्वीनिया एक्वाइन की डिजीज है इसलिए, और मेलियस क्योंकि इसका जो काजेटिव एजेंट है उसका नाम है सूडोमोनास मेलियाई। इसका मतलब सूडोमोनास या बर्फुल्डेरिया एक ही बात है। ये और जो काजेटिव एजेंट मतलब दोनों तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपने दोनों याद रखने हैं। सूडोमोनास मेलियाई या बर्फुल्डेरिया मेलियाई इसका काजेटिव एजेंट है। और ये एक्यूट टू क्रोनिक कंटेजियस डिजीज है हॉर्सेस, म्यूल और डंकीज की, characterized by nodules or rustle in the upper respiratory tract and skin। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है जी, बेसिकली अल्सर और नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, जो सांस का निजाम है उसकी डिजीज है, और मोस्टली ये जो है एक्वाइन्स से रिलेटेड ये डिजीज है। Glanders term used when the principal lesions are seen in the nostril, some maxillary gland and lungs। आमतौर पे ग्लैंडर्स इसको तब कहा जाता है, ग्लैंडर्स ग्लैंड से रिलेटेड ना, जब प्रिंसिपल लीजन नोस्ट्रिल्स में, सब मैक्सिलरी ग्लैंड में और लंग्स में होते हैं, तो इसको ग्लैंडर बोला जाता है। जब लिम्स और बॉडी के ऊपर भी ये जो है लीजन अपीयर इसके हो जाए, तो फिर इसको फारसी बोला जाता है। काजेटिव एजेंट इसका इंपॉर्टेंट है सूडोमोनास मेलियाई। ये जो है इफेक्ट करता है सोलिपिड्स एनिमल को। सोलिपिड्स कौन से एनिमल होते हैं जिनका सिंगल हूफ होता है, उनको सोलिपिड्स बोलते हैं। और जिसमें डबल हूफ होता है उनको क्लोवन फुटेड एनिमल बोलते हैं। जैसे एफएमडी क्लोवन फुटेड एनिमल्स को सिर्फ जो है इफेक्ट करती है, सिमिलरली जो ग्लैंडर्स है वो सिंगल हूफ्ड एनिमल्स को इफेक्ट करेगी, जिसको सोलिपिड्स कहा जाता है, जस्ट लाइक हॉर्सेस, म्यूल्स और डंकीज। ग्लैंडर्स एक जूनोटिक डिजीज है, इसीलिए जो है फारसी एक्ट बना हुआ है, ग्लैंडर्स एक्ट बना हुआ है, ठीक है। और इंसानों में ये 4 तरह की लीजन्स काज करती है, 4 तरह से ये आती है। लोकल कटेनियस फॉर्म जिसमें स्किन के ऊपर लीजन होंगी, पल्मोनरी फॉर्म जिसमें लंग्स इफेक्टेड हो जाएंगे, सेप्टिक सीमिक फॉर्म पूरी बॉडी के अंदर जो है ये बैक्टीरिया फैल जाएगा और टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, एंड क्रोनिक फॉर्म लंबे अरसे के लिए एक इसकी मौजूदगी बॉडी के अंदर हो जाएगी। तो ये जूनोटिक एक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। और आपने इसकी टाइप देखनी, 4 टाइप हैं, दोबारा से देखिएगा। कुटेनियस फॉर्म, पल्मोनरी फॉर्म, सेप्टिसेमिक फॉर्म एंड क्रोनिक फॉर्म। और क्योंकि ये जूनोटिक है तो वर्ल्ड वॉर 1 में इसको एज ए बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे भी यूज किया गया। रशियन हॉर्सेस को, म्यूल्स को और ह्यूमंस को इफेक्ट करने के लिए इसका जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरी तरफ जो रशिया से जंग हो रही थी, रशिया की तरफ खिलाया गया,
ताकि तब ज्यादा मतलब हॉर्सेस म्यूल्स ही यूज होते थे, और ह्यूमंस भी डेफिनेटली इफेक्ट होगा। और फिर सिमिलरली बायोलॉजिकल वारफेयर के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 में इसको जो है दोबारा यूज किया गया हॉर्सेस और प्रिजनर्स के ऊपर, और जापानीज ने इसको यूज किया अपने अपोनेंट्स के ऊपर, जापानीज ने। और जापानीज लोगों ने अमेरिका की तरफ बम भी मारे थे, जिसके नतीजे में उनके तो पहुंचे नहीं अमेरिका तक, अमेरिका ने फिर आगे से 2 बम इन पे गिरा दिए थे जापानीज पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, फैट बॉय एंड लिटिल बॉय के नाम से, फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी पे, शायद आपके इल्म में हो अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 या 2 का थोड़ा सा स्टडी किया है। इसके अलावा ये जो काजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको एज ए बायोलॉजिकल वारफेयर यूज किया जाता है। एक दफा जॉर्ज बुश को एंथ्राक्स के स्पोर भेज दिए थे किसी ने लेटर में रख के ना, तो ये जो फिर जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जैसे रशिया का प्यूटिन है, या अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं, या दूसरे मुल्कों को, उनका पूरा एक चेक एंड बैलेंस होता है। कोई भी चीज उन तक पहुंचने तक सिक्योरिटी लेवल से गुजर के पहुंचती है, ऐसे नहीं पहुंचती। लेकिन वो उस तक पहुंचने तक, जॉर्ज बुश तक पहुंचने तक पहले ही पता चल गया था कि ये जो है वो स्पोर्स हैं लेटर में ना। और इसकी अगर ट्रांसमिशन देख लें हम, तो डायरेक्ट कंटेक्ट के जरिए इसकी ट्रांसमिशन है, इन्फेक्टेड एनिमल के जरिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू इंजेक्शन एंड इनहेलेशन है, और अगर शेयर्ड वाटर और फीडिंग फैसिलिटीज हो तो भी ये जो है आगे फैलने का सबब बनता है, कि इफेक्टेड एनिमल भी वहीं मौजूद हैं, और जो है फीडिंग वगैरह कर रहे हैं। आमतौर पे जो फार्मर होता है वो रिलेक्टेंट होता है, वैसे तो ग्लैंडर एक्ट बना हुआ है कि अगर ये किसी एनिमल में आ गई है तो उसको कल कर दिया जाए, उसको फायर मार दिया जाए, और उसके बदले जो है ₹2 कि ₹5 कीमत है वो दे दी जाए फार्मर को। लेकिन अब चूंकि बहुत पुराना एक्ट है, तो कीमत फार्मर तो अपने मतलब जो एनिमल है उसका घोड़ा छोड़ा है उसको वो मारने नहीं देगा एक वेटनेरियन को। और कई गरीब लोग भी होते हैं, जैसे उनके पास जरिए आमदनी हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस के ऊपर वो भट्टे पे ईंटें वगैरह लेके आना, या जो है और भी जिस तरह उसको यूज करना फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो वो लोग नहीं रिलक्टेंट होते, अगर आपको केस मिलेंगे भी तो आप देखेंगे वो इसी हालत में अपने पास एनिमल को रखी रखेगा, वो उसको जाया नहीं कर सकता। फिर जो शौकीन बंदे होते हैं, वो अगर अच्छा हॉर्स है तो वो उसको वैसे नहीं जाया होने देता, वो कहता है नहीं ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में जो एनिमल है वो कैरियर बन जाता है डिजीज का। अब अगर एक्वाइन में हम इसकी फॉर्म देखें, तो एक्वाइन में इसकी 3 टाइप हैं ग्लैंडर्स की, नेजल, कुटेनियस और पल्मोनरी, 3 तरह की है। अच्छा, जब मैं डिजीजेज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो स्टार्ट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है डिजीजेज सुपरफिशियली कुछ डिस्कस की, उनके काजेटिव एजेंट आपको बताए, उनके जो है सिनोनिम एंटोनिम बताए, और फिर हम आगे चले, कुछ डिजीजेस को मैंने इन लेंथ आपको स्टडी करवाया। लेकिन ड्यू टू द टाइम लिमिटेशन हमने और भी सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है, एक एक डिजीज पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और डिजीजेज इतनी सारी हैं कि उन सबको तो लेक्चर्स में कवर नहीं किया जा सकता। तो कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी होती है कि अगर मेडिसिन सब्जेक्ट चल रहा है, आप इसमें इन्वॉल्व हैं, देखें कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर आप लोग भी किसी बुक से या किसी और सोर्स से डिजीजेस को स्टडी किया करें, ताकि आपकी मैक्सिमम एक सब्जेक्ट जब हम तैयार कर रहे हैं तो वो थॉरोली आपका तैयार हो जाए। एक दफा तैयार हो जाएगा तो अगली दफा उसको रिवाइज करने में, नोट्स को रिवाइज करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना जस्ट सिर्फ लेक्चर लेते रहेंगे, प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे, जो फाइल आपको टेस्ट के लिए देता हूँ वो भी आखिरी दिन बेदिली से पढ़ेंगे, तो फिर उस तरह से फायदा नहीं होगा। चीजों को मेमोराइज करते जाए ना आप लोग। अब जैसे ग्लैंडर है, मैं तो इसको इन लेंथ पढ़ाऊंगा, ये काफी टाइम ले जाएगी। इस तरह मैक्सिमम में 3 या 4 डिजीज आपको पढ़ा सकता हूँ ना इस लेक्चर में। बाकी कुछ आप भी चीजों को जो है वो कवर करने की कोशिश किया करें। तो जी, ग्लैंडर्स के बारे में बात हो रही थी। ये एक्वाइन में 3 तरह की होती है, नेजल, कुटेनियस एंड पल्मोनरी फॉर्म। नेजल फॉर्म में क्या होगा, जस्ट पता चल रहा है, नोज जब इफेक्टेड होगा तो इसमें यूनिलैटरल या बाइलैटरल नेजल डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। येलोइश ग्रीन कलर का एक्सुडेट होगा, जो मुआद आएगा वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, इसमें अल्सर्स बन जाएंगे। और मेल के अंदर जो है ग्लैंडेरस और काइटस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। जो मेल हॉर्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है टेस्टिस की। और ये देखिएगा, ये नेजल फॉर्म है,
जिसमें केटार निकल रहा है। बॉडी के ऊपर भी ये नेजल और जो है कुटेनियस फॉर्म मिक्स है, बॉडी के ऊपर भी जो है वो आए हुए हैं निशानात। कुटेनियस फॉर्म में देखिएगा, पहली फॉर्म होगी नेजल फॉर्म, सेकंड फॉर्म है कुटेनियस। कुटेनियस में नोड्यूल्स बन जाएंगे स्किन के ऊपर और लेग्स पार्ट के ऊपर। ये जो है रप्चर करेंगे नोड्यूल, पीछे अल्सर बच जाएगा, येलोइश कलर का बॉडी में से जो स्किन है वहां से एक्सुडेट निकलेगा। और सम टाइम जो कुटेनियस फॉर्म के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा हमारी, जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स और वेसल्स जो हैं लिम्फ नोड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसके अंदर भी पस आ जाएगी, और वो इतनी ज्यादा पस आ जाएगी कि वो जो लिम्फेटिक वेसल हैं वो डिस्टेंडेड हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, और उसको हम एक पॉइंट कहते हैं फारसी पाइप या कोड। जस्ट लाइक रस्सियां जैसी होती है, रस्सी, बरीक रस्सी, उस तरह के जिस्म के ऊपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर पस आई होगी बेसिकली। तो ये कुटेनियस फॉर्म है। ये देखिए कुटेनियस फॉर्म की पिक्चर, इसके अंदर बॉडी के ऊपर जो है वो नोड्यूल्स बन गए हैं जो बाद में रप्चर कर सकते हैं और इसके अंदर से येलोइश एक्सुडेट निकल सकता है। फिर जो है जी थर्ड फॉर्म होती है पल्मोनरी फॉर्म। जैसा कि वर्ड से भी पता चल रहा है कि लीजन जो है वो लंग में डेवलप होंगी। नेजल और कुटेनियस लीजन्स के साथ साथ जो लीजन्स हैं वो लंग्स में भी डेवलप हो सकती हैं। और लंग्स का जो नोड्यूल्स हैं वो ग्रे और वाइट कलर के होंगे, सख्त होंगे। इसके इर्द गिर्द हेमरेजिक जोन होगा, हेमरेजेस हुए होंगे। और जब लंग इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली एनिमल जो है वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, सांस लेने में उसको दुश्वारी पेश आएगी, जिसको डिस्पीनिया बोलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये पल्मोनरी फॉर्म की देखिए स्वेयर जो कटार है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। और ये पल्मोनरी फॉर्म में देखिए जो लंग्स हैं, ट्रैकिया के अंदर भी निशान पड़ जाएंगे, हेमरेजेस आ जाएंगे, लंग्स के अंदर भी दाने निकल आएंगे। ये इस तरह से ये पिक्चर्स हैं कुछ पल्मोनरी फॉर्म की जो ग्लैंडर्स की है। इसका एक और जो मेन चीज वो है मेलियन टेस्ट। ये बाज का एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेलियन टेस्ट किस डिजीज के लिए यूज होता है, तो ग्लैंडर्स के लिए यूज होता है। या इस तरह भी पूछ लिया जाता है ग्लैंडर्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है। नीचे 4 टेस्टों के नाम होंगे, आपने एक टेस्ट बताना है, मेलियन टेस्ट। इसका काजेटिव एजेंट से आप याद रखें सूडोमोनास मेलेआई। इसका काजेटिव एजेंट मेलेआई है, तो मेलियन टेस्ट। बेसिकली मेलियन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, ये एक प्रोटीन है मेलियन। ये आम तौर पे एनिमल इससे एलर्जिक नहीं होता। एक जो हॉर्स है अगर वो इफेक्टेड नहीं है तो वो इससे जो है एलर्जिक नहीं होगा। बट अगर एनिमल में डिजीज आ जाती है जिस एनिमल के अंदर, वो इस प्रोटीन से एलर्जिक हो जाता है। तो क्या किया जाता है कि ये प्रोटीन इंजेक्ट की जाती है सबकट रूट से इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल लोअर आईलिड, आंख के नीचे जो है 0.1 ml मेलियन जो है इंजेक्ट किया जाता है, और वेट किया जाता है 24 to 48 आवर, 1 से 2 दिन। अगर पॉजिटिव रिएक्शन होगा तो चूंकि जो हॉर्स इफेक्टेड हो गया वो इस प्रोटीन से एलर्जिक हो जाएगा, उसके वहां पे एडिमा बन जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी आईलिड की। लेकिन अगर एक नॉर्मल हॉर्स है जिसमें ये डिजीज नहीं मौजूद, तो वो इस प्रोटीन के खिलाफ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है मेलियन टेस्ट का। इसमें बेसिकली आप कंसंट्रेशन याद रख लें, इसका रूट याद रख लें। 0.1 ml मेलियन इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये टेस्ट है बेसिकली ग्लैंडर्स के लिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेटली क्योंकि जोनोटिक इंपॉर्टेंस है तो कल कर दिया जाए, एनिमल्स को डिस्कार्ड ऑफ कर दिया जाए, यूथनाइज कर दिया जाए। और लॉन्ग टर्म कुछ ट्रीटमेंट लोग चलाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। सल्फाडिमाडिन इसके अंदर यूज करके देखी जा सकती है, क्योंकि है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एनिमल रिकवरी की तरफ आने के चांस होते हैं, बट लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट है।
जो भी ट्रीटमेंट आप देंगे वो इसका 20 से 25 दिन ट्रीटमेंट चलेगा, और इससे ज्यादा मंथ्स के ऊपर भी हो सकता है। ऐसे में फिर एनिमल को क्वारंटाइन करके उसका अलहदा से ट्रीटमेंट किया जाए, और सारी एसओपी ज़ूनोटिक डिजीज है उससे बचने के लिए अडॉप्ट की जाए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिजीज है इंपॉर्टेंस की, वो है स्ट्रेंगल्स। स्ट्रेंगल्स डिजीज भी जो है एक्वाइंस की है। स्ट्रेंगल्स जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि फंस जाना, तो एनिमल का जो है सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, स्ट्रेंगल्ड हो जाना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है एक्वाइन डिस्टेम्पर भी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन है, लिम्फ नोड्स खासकर जो गले के लिम्फ नोड है थ्रोट रीजन के, वो स्वेल कर जाते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है स्ट्रेप्टोकोकस एक्वाई है, ग्राम पॉजिटिव है, ये भी पेपर में आया हुआ है एक में, स्ट्रेंगल्स का कॉजेटिव एजेंट। इसकी एपिडेमियोलॉजी देखिएगा, मोस्टली यंग हॉर्सेस इसमें इफेक्ट होते हैं, यंग जो एनिमल्स हैं वो इसके अंदर इफेक्ट होते हैं। और स्ट्रेंगल्स के नतीजे में एक और इन्फेक्शन हो जाता है, इसको आगे हम चल के देखते हैं, परपूरा हमरेजी का। समटाइम जो दो होते हैं, एक परपूरा हमरेजी का और एक एम्पेइमा ऑफ गैचुरल पोचिस। ये दो जो है सिक्वेलाई हैं, सिक्वेलाई कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए डिजीज। एक डिजीज के जाने के बाद और जो मामला बॉडी के साथ दरपेश आना, वो सिक्वेलाई कहलाते हैं। तो स्ट्रेंगल समटाइम गुजर जाती है और उसके बाद सिक्वेलाई में परपूरा हमरेजी का हो जाता है। परपूरा हमरेजी का क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर हेमरेजेस हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन जो बॉडी में मौजूद है उसका ये एक रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी एंटीजन का, और पूरी बॉडी के अंदर जो है हेमरेजेस हो जाते हैं। और दूसरा जो है गैचुरल पोचेस, ये आपको पता है कि जो एक्वाइंस है उनमें एक बाकी एनिमल्स की निस्बत एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको गैचुरल पोचेस कहा जाता है। कोई बता सकता है गैचुरल पोचेस का फंक्शन क्या होता है और ये बॉडी में किस जगह पे होता है? तो इसका एम्पेइमा हो जाएगा। एम्पेइमा का मतलब होता है पस पड़ जाना, किसी कैविटी के अंदर पस पड़ जाना, एम्पेइमा कहलाता है। तो गैचुरल पोचेस ये थ्रॉट रीजन में मौजूद होते हैं हॉर्सेस और डंकीज वगैरह के, और इनका बेसिक मकसद जो है वो थर्मो रेगुलेशन होता है। जो ब्लड गुजर के जाना ब्रेन तक इनमें से होता हुआ पास होता है, और वो थर्मो रेगुलेट करता है इनकी बॉडी को। ट्रांसमिशन इसकी डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्टली एनिमल के थ्रू, और इनडायरेक्ट जो है बाकी जो फीड है, कोई बर्तन है, कोई वॉल्स है, डोर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके थ्रू जो है होना। द इसके अंदर क्या होता है, द लिम्फ नोड्स बिकम हार्ड एंड वेरी पेनफुल एंड मे ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग, सो कॉल्ड स्ट्रेंगल्स। अब लिम्फ नोड इसके अंदर बेसिकली स्वेल होती हैं। लिम्फ नोड जब स्वेल होती हैं तो वो पेन और हार्ड हो जाती हैं, और अगर नेक वाली लिम्फ नोड हार्ड हो तो सांस रुकता है, स्ट्रेंगल्ड होता है, फंसता है सांस, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंगल्स भी बोला जाता है। और इसमें लिम्फ नोड जो एब्सेस हैं वो 10 7 से 14 दिन, एक हफ्ते से 2 हफ्ते के दौरान ब्रस्ट हो जाती हैं, और उसके अंदर से जो है वो पस निकलना शुरू हो जाती है। और ये स्ट्रेंगल्स कंपैरेटिवली लेस जो है पैथोजेनिक है एज कंपेयर टू ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स ज्यादा खतरनाक है, उस वो जोनोटिक इंपोर्टेंस की भी है ना, इसीलिए उसके लिए फिर पूरा एक्ट बना हुआ है, फारसी एक्ट, ग्लैंडर्स एक्ट। लेकिन ये जो है इसमें एनिमल रिकवर हो सकता है, और सम टाइम जो ओल्डर एनिमल होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं। नहीं, स्ट्रैंगल जोनोटिक नहीं है, स्ट्रैंगल जोनोटिक नहीं है। और जो हॉर्सेस हैं ओल्डर एनिमल हैं, वो सम टाइम उनमें जब डिजीज आती है तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इसको समझा ये जाता है कि मे बी पॉसिबल जिंदगी में कभी लेस वीरुलेंट उनके ऊपर जो है एक्वाई, स्ट्रेप्टोकोकस एक्वाई ने हमला किया होगा, और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी। इसलिए इसके अंदर जो यंगर हॉर्सेस हैं, जैसा कि पहले हमने देखा 1 to 5 year ऑफ एज, वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और जो हैं ओल्डर हॉर्सेस,
उनके अंदर अगर ये डिजीज भी है तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। एक ये समझा जाता है इसका काज कि मे भी जिंदगी में कभी उनमें लेस विरुलेंट फॉर्म आई है स्ट्रेप्टोकोकस एक्वाई की, और उनकी खुद ही वैक्सीनेशन होगी एक टाइप की। उसके बाद इसके अंदर सम टाइम जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और वो हमने पीछे भी देखा था। दो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक को बोलते हैं बास्टर्ड स्ट्रैंगल या मेटास्टैटिक स्ट्रैंगल, और दूसरे को बोलते हैं परपूरा हेमरेजिका। बास्टर्ड स्ट्रैंगल क्या है, जिसको मेटास्टैटिक स्ट्रैंगल्स कहते हैं? इन्फेक्शन लिम्फ नोड्स की अलावा बाकी जगह पे भी फैल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एब्डोमिनल और लंग लिम्फ नोड्स में डेवलप एब्सेस एंड रप्चर। पेट में या लंग्स में भी लिम्फ नोड बन गए और वो रप्चर कर गए। जब वो रप्चर किए तो उस ऑर्गन में, फॉर एग्जाम्पल लंग्स में भी लिम्फ नोड बने या एब्डोमन में बन गए, वो रप्चर हुए, वहां पे इन्फेक्शन फैल गया, तो इसको बोलेंगे बास्टर्ड स्ट्रैंगल्स। मेटास्टैटिक, मेटास्टैटिक मींस पूरी बॉडी के अंदर फैलने वाला। या ब्रेन के अंदर एब्सेस बन गया, और ब्रेन में एब्सेस रप्चर होगा तो सडन डेथ हो जाएगी। तो सम टाइम ये जो है स्ट्रैंगल्स बहुत ज्यादा जो है डेंजरस फॉर्म भी इख्तियार कर जाती है, जिनमें से एक है बास्टर्ड स्ट्रैंगल या मेटास्टैटिक स्ट्रैंगल्स, और दूसरा है परपूरा हेमरेजिका। परपूरा हेमरेजिका आप लोगों को पहले भी बताया कि ये बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर हेमरेजेस फैल जाएंगे। वही अम्यून मीडिएटेड इन्फेक्शन है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये होगा, वो जो एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्सेस हैं वो बन जाएंगे, और वो कैपिलरीज की वॉल के अंदर फंस जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोगुलेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो हेमरेजेस हैं वो फैल जाते हैं। ये देखिएगा, फ्रेंजियल लिम्फ नोड इसमें स्वेल कर जाती हैं, स्वेलिंग ऑफ फ्रेंजियल लिम्फ नोड्स। और ये रप्चर्ड लिम्फ नोड है, जब लिम्फ नोड जो है रप्चर कर जाती है, उनमें से फ्लूइड बाहर आ जाता है, ये वो सूरत हाल है। इसका ट्रीटमेंट देखिएगा, ट्रीटमेंट में जो है एक तो इसके अंदर आप लोग नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, लिम्फ नोड स्वेल की हुई हुई है, तो उनकी स्वेलिंग कम करने के लिए पेन किलर्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। अगर ज्यादा मसला हो गया तो ट्रेक्याटोमी भी की जा सकती है। एंटीबायोटिक थेरापी के अंदर जो है वो पेंसिलिन मोस्टली यूज की जाती है इसके अंदर। इसके अलावा कोई भी अच्छी जो पेनबायोटिक वगैरह जैसे इनमें यूज होती है हॉर्सेस में मोस्टली, वो कम्बिनेशन होता है, उसमें दो तीन एंटीबायोटिक मौजूद होती हैं, तो वो यूज कर ली जाती है। इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? गुड हाइजेनिक मेजर, वही मोटी मोटी बातें होती हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, ठीक है? वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन एंड गुड हाइजेनिक मेजर, आइसोलेशन ऑफ एनिमल्स, क्वारंटाइन ऑफ एनिमल्स। ये देखें, आइसोलेशन ऑफ एनिमल्स एंड देयर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन की जाए, जो हेल्दी एनिमल है उनकी 10 ml सबकट ये लगता है। तो जो हॉर्सेस के शौकीन है उनको जो है स्ट्रैंगल्स और ग्लैंडस की वैक्सीन करवानी चाहिए अपने हॉर्सेस की। आमतौर पे ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में तो नहीं आती, लेकिन ब्रुक्स हॉस्पिटल जैसे हैं, जो हमारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बेसिकली, उसमें भी वेटनेरियन जॉब करते हैं। ब्रुक्स हॉस्पिटल वो हॉर्सेस से रिलेटेड है, एक्वाइन से रिलेटेड है। अब मेन डिफरेंसेस देख लीजिएगा, जो आज हमने स्ट्रैंगल और ग्लैंडर को भी डिस्कस किया, कि स्ट्रैंगल जो है एक्यूट है नेचर में, ग्लैंडर क्रोनिक है। स्ट्रैंगल एक्यूट है। स्ट्रैंगल जो है, लंग लीजन्स आर ट्यूबरकल लाइक, आर नॉट ट्यूबरकल लाइक। स्ट्रैंगल्स में ट्यूबरकल लाइक नहीं है, ग्लैंडर्स में ट्यूबरकल लाइक लीजन है, क्योंकि ग्लैंडर की हमने एक टाइप भी पढ़ी, पल्मोनरी टाइप। नेजल म्यूकोजा को अगर हम सिर्फ देखें तो वो स्वेल हुई होगी स्ट्रैंगल्स में, जबकि ग्लैंडर्स में हम देखेंगे तो उस पर नड्यूल बने होंगे, अल्सर बने होंगे, या सैटेलाइट स्टार शेप निशान बने हुए होंगे नेजल म्यूकोजा पे। जबकि स्ट्रैंगल जो है उसके
के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ट्रायंगल में बॉडी के ऊपर अल्सर फॉर्म नहीं होते, ग्लैंडर में बॉडी के ऊपर अल्सर्स बन जाते हैं, अल्सरेटिव नोड्यूल। यहां से हमें ये भी पता चला ग्लैंडर्स की हमने 3 टाइप पढ़ी थी ना, नेजल फॉर्म, पल्मोनरी फॉर्म और कुटेनियस फॉर्म। अब इधर जो फर्क है वो देखिए, ये वाला फर्क आ गया पल्मोनरी फॉर्म का, लंग के अंदर ट्यूबरकल बने हुए हैं। नेजल फॉर्म का फर्क आ गया, नोज में नोड्यूल्स बने हुए हैं, अल्सर बने हुए हैं, जबकि स्ट्रेंगल में ऐसा नहीं है। और थर्ड कुटेनियस फॉर्म में ये आ गया कि बॉडी के ऊपर अल्सरेटिव नोड्यूल्स बने होते हैं, जबकि स्ट्रेंगल्स में ऐसा नहीं होता, ग्लैंडर्स में बने होते हैं। और पस मटेरियल में डेफिनेटली जो स्ट्रेंगल्स का होगा उसमें स्ट्रेप्टोकोकस एक्वाई होगा जो कि ग्राम पॉजिटिव है, और ग्लैंडर्स में जो बैक्टीरिया होगा वो ग्राम नेगेटिव होगा जो कि सूडोमोनास मेलियाई या बर्कल्डेरिया मलाई है। तो ये मोटे मोटे फर्क हैं इन दोनों डिजीजेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम डिजीज अगर देखें तो वो है जी एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया जो है वो एक डिजीज, काफी सारी डिजीजेस हैं जो एंटेरोटॉक्सीमिया के अंडर आती हैं। ये कोलोस्ट्रीडियम जो है काज करता है बेसिकली, और उस कोलोस्ट्रीडियम की जो आगे हैं टाइप्स हैं, कोलोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, ये एक बैक्टीरिया है जो कि ये डिजीज काज करता है एंटेरोटॉक्सीमिया। इसकी आगे 5 टाइप हैं। जो टाइप ए है परफ्रिंजन की, वो गैस गैंग्रीन काज करता है और ह्यूमन में भी फूड पॉइजनिंग काज करता है। टाइप बी लैम्ब डिसेंट्री काज करता है शीप एंड गोट के अंदर। टाइप सी जो है वो स्ट्रक एक डिजीज का नाम हम लेते हैं शीप के अंदर, और एंट्राइटस हो जाती है इसके अंदर। ये सारे ज्यादातर रिलेटेड जो हैं एंटेरोटॉक्सीमिया वाले बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं। डी जो है एंटेरोटॉक्सीमिया, ये पल्पी किडनी काज करता है मोस्टली शीप में, और गोट के अंदर भी ये आती है पल्पी किडनी। एनिमल का पोस्टमार्टम करें जो किडनी है वो जस्ट लाइक फ्लफी फ्लफी सी पल्प लाइक हो जाती है, नरम नरम सी हो जाती है बिल्कुल। और ग्रेन ओवरलोड की वजह से भी ये होती है अपना टाइप डी। ई जो है वो एंटेरोटॉक्सीमिया काज करती है काव्स और लैम्स में। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको हर टाइप का पता होना चाहिए कि कोलोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन टाइप ए गैस गंग्रीन काज करेगा, टाइप बी लैम्ब डिसेंट्री काज करेगा, टाइप सी जो है स्ट्रक काज करेगा, टाइप डी जो है पल्पी किडनी काज करेगा, और टाइप ई जो है वो एंटेरोटॉक्सीमिया काव्स और लैम्स में, छोटों में एंटेरोटॉक्सीमिया काज करेगा। इसमें अगर आप देख लें टाइप बी जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो काज करता है लैम्ब डिसेंट्री, टाइप बी। और ये मोस्टली जो है लैम्ब्स के अंदर जो छोटे उम्र के होते हैं, इसीलिए इसको लैम्ब डिसेंट्री बोला जाता है कि जो छोटी उम्र का होगा मेमना शीप का जो होगा ऑफस्प्रिंग, उसके अंदर ये डिजीज आएगी। काव्स एंड फाउल्स में भी ये डिजीज आ सकती है। इसमें क्या होता है, हेमरेजिक एंट्राइटिस हो जाता है। कोलोस्ट्रीडियम मोस्टली जो है वो इफेक्ट इसी को करेंगे ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। एंट्राइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, अल्सर्स बन जाएंगे, इसमें बीटा टॉक्सिन्स रिलीज होंगी, और एब्डोमिनल पेन होगा, डिप्रेशन होगा, रिलक्टेंस टू सकल, जो बेबी है वो मदर का मिल्क सक नहीं करेगा, और पर अक्यूट फॉर्म के अंदर इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी और साइन एंड सिम्टम कोई भी शो नहीं होंगे। तो ये जो टाइप बी है ये लैम्ब डिसेंट्री काज करता है जी। इसी तरह जो टाइप सी है इसका वो स्ट्रक काज करता है। स्ट्रक डिजीज में क्या होता है, अडल्ट शीप में हेमरेजिक एंट्राइटिस हो जाता है, अल्सर्स बन जाएंगे, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, एंट्राइटिस, अल्सर्स, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये बस मेजर मेजर आपने इसके पॉइंट देख लेने हैं स्ट्रक के। उसके बाद पल्पी किडनी टाइप डी की वजह से ये ज्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसको ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं।
आमतौर पे जिन एनिमल्स को ज्यादा कंसंट्रेशन में डाइट दी जाती है उनके अंदर ये पल्पी किडनी जो है डेवलप कर जाती है। ये जितने क्लोस्ट्रीडियम है ये आमतौर पे जो जेआईटी है उसका नॉर्मल फ्लोरा है वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही एनिमल के अंदर जो है कोई फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलेंगी तो वो ग्रो कर जाएंगे और ग्रो करके एनिमल को डिजीज पहुंचाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद जी लास्ट हम डिजीज देख लेते हैं, टेटनस। टेटनस भी एक कोलोस्ट्रीडियल डिजीज है जो कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई की वजह से होती है। इसको लॉक्ड जा डिजीज भी बोला जाता है, सा हॉर्स डिजीज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है जी, ये हाईली फटाल डिजीज है जिसमें एनिमल की डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन्स बेसिकली बॉडी में रिलीज होती हैं जिसकी वजह से हाइपरस्थेजिया हो जाता है, टेटनाई एंड कन्वर्जन हो जाती है। हाइपरस्थेजिया मींस कि बॉडी की जो कन्वर्जन वगैरह होना, उसको स्टिमुलाई को ज्यादा रिस्पोंड करना, टेटेनाई मस्कुलर स्टिफनेस हो जाना, कन्वर्जन होना, मसल्स में ट्रीमर्स आना, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। मतलब कि ये न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज है जो इसमें जो बैक्टीरिया है वो न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो जाके नर्व्स को डैमेज करती हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एनारोबिक है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस देता है। इसका जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इसका जो स्पोर है वो ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस देगा। ये इसके लिए स्पेसिफिक साइन है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई के लिए। और इसके अंदर जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, टेटनोस्पाज्मिन, टेटनोलाइसिन एंड फेब्रिनोलाइसिन। टेटनोस्पाज्मिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिन है, टेटनोलाइसिन जो है वो हीमोलाइसिन है। टेटनोस्पाज्मिन न्यूरोटॉक्सिन है तो ये न्यूरॉन्स को इफेक्ट करेगी, उनमें स्पाज्म लाएगी, अकड़ाव लाएगी बॉडी के अंदर। जो टेटनोलाइसिन है वो ब्लड को ब्रेक करेगी, हीमोलाइसिन। और फेब्रिनोलाइसिन जो है ये भी जो ब्लड की होगी उसको तोड़ेगी, फाइबर्स वगैरह उसके अंदर वो जो एक पूरा प्रोसेस होता है फेब्रिनोजन वगैरह को, उसको डिस्टर्ब करेगी। इसमें जो है तमाम एनिमल्स हिट हो सकते हैं लेकिन हॉर्स की ससेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हॉर्सेस के अंदर ये जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक तो ये उनके हॉर्स की स्किन भी डेलिकेट होती है, इसने जब भी एंटर होना है स्किन के थ्रू होना है। स्किन में जब कोई जो है आएगा अपना ब्रूज वगैरह आएगा, जख्म वगैरह आएगा, वहां से ये एंटर हो जाएगा बॉडी के अंदर। और इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी इसकी मिकदार ज्यादा पाई जाती है और डेलिकेट है, जैसे ही वो बैठेगा कोई रगड़ वगैरह लगेगी तो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। इसके अलावा शीप गोट के अंदर भी अकरेंस है, कैटल में सबसे कम अकरेंस है, पिग्स में उससे भी कम इसकी अकरेंस है। कार्निवोर्स एनिमल्स में ये आ सकता है लेकिन कम मिकदार में, और बर्ड्स में ये बिल्कुल भी नहीं आता। बर्ड्स इसके खिलाफ रेजिस्टेंट है, बर्ड्स के अंदर टेटनस नहीं होता। सॉरी ये हो गया। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में देखिएगा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन का है। होता क्या है, लोकलाइज स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी में सख्त हो जाएगी। मसेटर मसल्स और मसल नेक के जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगे। हाइंड लैम्स जो पिछले पाँव हैं वो भी स्टिफ हो सकते हैं। अब चूंकि लोकलाइज स्टिफनेस होगी, मसेटर मसल्स और मास्टिकेशन के मसल, नेक के मसल स्टिफ हो जाएंगे, तो एक कंडीशन आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे लॉक जा। एनिमल अपना मुंह बंद कर लेगा, स्टिफ कर लेगा, तो इसको लॉक जा डिजीज बोला जाता है। इसके अलावा एनिमल में एक्साइटेशन हो जाएगी, हाइपर एस्थीजिया हो जाएगा। एक्साइटेशन इंक्रीजेस विद सडन मूवमेंट और नॉइस और अदर स्टिमुलाई। किसी भी जो है मूवमेंट को, नॉइस को ये
ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट को भी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे एनिमल को फिर अंधेरे में रखा जाता है। Spasm of head muscle cause difficulty in prehension and mastication of food, hence the common name lockjaw। यहाँ वजह बताई गई है कि इसको लॉकजा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेड मसल्स का स्पाज्म हो जाता है, डिफिकल्टी होती है फूड को खाने में, मुंह बंद कर लेता है जानवर, तो इसको लॉकजा डिजीज बोला जाती है। एनिमल इस तरह मुंह बंद करता है तो उसकी जो सलाइवा है उसकी कंटिन्यूस ड्रॉलिंग होना शुरू हो जाती है, मुंह से जो है राल टपकना शुरू हो जाती है। और एनिमल जो है जिसमें ये आती है वो अपनी टेल को रेस कर लेता है, ऊपर उठा लेता है, एयर्स को अरेक्ट कर लेता है, नॉस्ट्रिल्स को डायलेट कर लेता है, आईलिड्स रिट्रैक्टेड हो जाएंगी और डिफिकल्ट होगी मूवमेंट में। ये सारे साइंस की वजह से इसको सा हॉर्स डिजीज बोला जाता है, सर्कस का घोड़ा। सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी का एक घोड़ा होता है, तो वो जो है एक जगह खड़ा, उसको हल्का हल्का मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनिमल का पोस्चर होता है वो सा हॉर्स जैसा हो जाएगा, उसको सा हॉर्स बोला जाता है, जो ये सर्कस वगैरह में घोड़ा होता है लकड़ी का। तो उस तरह का एनिमल का पोस्चर हो जाएगा, अपनी टेल उठा लेगा, एयर्स को रेक्ट कर लेगा, नोस्ट्रिल को डायलेट कर लेगा, ठीक है, मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होगी, तो इस वजह से इसको कहा जाता है। इसके अलावा जब बॉडी के अंदर स्टिफनेस हो जाएगी तो एनिमल को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी और यूरिन रिटेंशन भी उसकी हो जाएगी, यूरिन भी बाहर नहीं आएगा और फीसिस भी बाहर नहीं आएंगे। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर जितने साइन सिम्टम आएंगे उनको ठीक करना ही इसका मेन मकसद है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट पहला क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए। अब वो कैसे किया जाएगा ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो पेनिसिलिन जो है वो यूज की जाएगी। दूसरे नंबर पे इसमें मसला ये है कि सिर्फ आपने ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट नहीं करना, उसने जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दें, टेटनोस्पाज्मिन, टेटनोलाइसिन एंड फिब्रिनोलाइसिन, उनको भी तो न्यूट्रलाइज करना है। तो उनको भी न्यूट्रलाइज आप करेंगे एटीएस के थ्रू। एटीएस का इंजेक्शन होता है एंटी टेटनस सीरम का, उसके थ्रू जो है, अब एटीएस आना बंद हो गया है, अब टेटनस टॉक्साइड आता है, वो भी एक किस्म की आप समझ लें वैक्सीन टाइप होती है, टॉक्साइड टॉक्सिन्स की बनाई होती है ताकि टॉक्सिन्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। थर्ड जो है रिलैक्सेशन ऑफ मसल, क्योंकि इसमें मसल स्टिफ हुए हुए हैं तो मसल्स की रिलैक्सेशन की जाएगी। मसल की रिलैक्सेशन के लिए क्लोरल हाइड्रेट यूज हो सकता है, ठीक है जी। और एनिमल चूंकि इसके अंदर खाना पीना नहीं कर रहा तो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसका जो है हाइड्रेशन स्टेटस उसको मेंटेन करना भी जरूरी है, तो उसके लिए इसकी फ्लूइड थेरेपी भी की जा सकती है। ये सारे मतलब जो जो एनिमल के अंदर साइन सिम्टम्स हैं उनको खत्म करना इसकी थेरेपी का हिस्सा होगा। ऑर्गेनिज्म को किल करना, ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो, हाँ जी, इंजेक्शन इमिटेट, वो टेटनस टॉक्साइड है उसके अंदर। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो गई हैं उसके लिए टॉक्साइड यूज होगा। मसल जो स्टिफ हो गए हैं उसके लिए क्लोरल हाइड्रेट यूज होगा ताकि जो है उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और हाइड्रेशन स्टेटस वगैरह उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसके अलावा ये देखिए क्लोरल हाइड्रेट 30 से 35 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा सकता है 200 से 300 ml आईवी जो है अपना मैग्नीशियम सल्फेट भी एज ए लग्जेटिव काम करता है। उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको यूरिनेशन रुका हुआ है, उसको रिलैक्स करेगा मसल्स को, जिसकी वजह से ये मामला होंगे। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन भी इसमें यूज हो सकता है, फिनोबार्बिटल भी, डायाजीपाम भी, ये सारे जो हैं बेसिकली मसल को रिलैक्स करने के लिए हैं। और इफेक्टेड एनिमल को डार्क रूम में रखा जाए क्योंकि ये हाइपर एस्थीजिया हो जाता है एनिमल को, रिस्पॉन्ड ज्यादा करता है, कोई आवाज आएगी, कोई स्टिमुलाई आएगा, उसको ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसको अलहदा करके रख दिया जाए।
बेडिंग अच्छी प्रोवाइड की जाए, एनीमा किया जाए एनिमल का, ताकि जो है उसकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, यूरिन को रिमूव किया जाए यूरिन ट्यूब के जरिए, और स्टोमक ट्यूब के जरिए उसको फीडिंग, मतलब देखें कितना कुछ करना पड़ जाता है अगर ये डिजीज आ जाए एनिमल के अंदर, टेटनस वाली डिजीज आ जाए। हाँ जी, इसका अब पुअर प्रोग्नोसिस है, ऐसे ही है। प्रोग्नोसिस का तो ये हमने कुछ और आप देखेंगे वो है मैनुअल, जो पीसीएस मैनुअल है सजाद हुसैन वाला, उसमें भी डिजीजेस मुख्तसर मुख्तसर करके लिखी हुई है, जितना उनके बारे में पता होना चाहिए, जो पेपर में आ सकते हैं पॉइंट। तो मैं कोशिश करूंगा मैं पीडीएफ के अंदर भी ऐड कर दूं वो चीजें, वरना वहां से भी जाके जो डिजीजेज हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हैं, चाहे वायरल हैं, चाहे मेटाबॉलिक हैं, चाहे जो है पैरासिटिक हैं, वैसे इन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे भी, आप वहां से भी एक दफा डिजीजेस के मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लें, तो इन फ्यूचर आपके जो हैं वो ये काम आएंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। और क्लास में जरा टाइम से आ जाएगा नहीं, बड़ा लेट आना शुरू आप करते हैं, 10 मिनट बाद क्लास के अंदर आपकी एंट्री होना शुरू होती है। सिग्नल्स का डेफिनेटली इशू है, लेकिन कोई अच्छा नेटवर्क जो है वो अरेंज करें, तो उस हवाले से कोई सिम देख लें आपके घर के करीब, या जिस एरिया में आप हैं किस सिम के सिग्नल अच्छे आते हैं, दोस्तों से यारों से पूछ के वो वाली सिम ले लें, उसके ऊपर डेटा ऑन कर लें। चलिए ठीक हो गया जी, मेरा कल क्वेश्चन आप में से नहीं है, तो कल जी टेस्ट की तैयारी करें और कल जो है इसका टेस्ट दें, ताकि हम जो है फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकें अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज।